कि किसी और को चाहने वाले लोग हैं जिन्होंने करने का काम किया। क्या उम्मीद करेंगे ऐसी सरकार से कि वो ऐसा एक अच्छा राज्य, राम राज्य देने की बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? एक ऐसा माहौल, एक ऐसा लोकतंत्र, अध्यक्ष ऐसे व्यक्तित्व के बारे में अगर ऐसे शब्द बोले जाएंगे, आपने मनरेगा से, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा में महात्मा गांधी ग्रामीण योजना नाम थी, क्या बोला इन्होंने? आपने फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का नाम आपको पसंद नहीं है, आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, देश के प्रधानमंत्री का नाम पसंद नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर का नाम भी लेते हैं तो केवल मजबूरी में लेने का काम करते हैं, केवल मजबूरी में उनका नाम लिया जाता है। आज लोकतंत्र की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये नहीं कि गड़बड़ करके सरकार बना ली, कोई बात नहीं, बना ली, अच्छी बात है। आप अपने मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, सुनते हैं। क्या कभी उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों या विधायकों की मन की बात सुनी? कुड़े हुए बैठे हुए अंदर, इसीलिए कभी किसी का बाईपास हो रहा है, कभी किसी को स्टंट डल रहा है। अपनी बात कहने का अधिकार नहीं उनको मिला है, उनको आप छोड़ दें, अपनी बात कहने दें। और अध्यक्ष महोदय, आज मैं बात करूंगी, क्या कानून व्यवस्था की जो धज्जियां यहां पर उड़ी है, एक ऐसा माहौल बन गया कि हमने एक आईपीएस ऑफिसर को, एक काबिल आईपीएस ऑफिसर को सुसाइड करना पड़ा। ऐसे हालात क्यों बने, हम जानना चाहते हैं। क्या इतना बढ़िया सरकार है जिनकी पत्नी एक आईएएस ऑफिसर हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, स्वयं भी टॉपर थे? क्या कारण है एडीजीपी रैंक के व्यक्ति को मजबूर एक ऐसी सरकार में उनको सुसाइड करना पड़ा? और तहकीकात करने की बजाय एक और हमारे साथी एएसआई को, उसको भी सुसाइड करना पड़ा। क्या कारण है कि आज दम घुट रहा है अफसरों का? क्या कारण है? राजनीतिक जो हवा है वो भी बहुत ज्यादा खराब है। हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आज यहां पर जो है आप बात करते हैं। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की मैं बात करना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय, जुडाम्स हुए, हमारे क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं है? अगर जनरल कास्ट के लगते हैं, बाहर के लगते हैं, शेड्यूल कास्ट की सीटें खाली रह जाती हैं। एचपीएससी की सर, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है सिलेक्शन बॉडी, लेकिन आज हरियाणा में यह बोर्ड हो गया है रिजेक्शन बॉडी। एक 613 पोस्ट निकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की। उपाध्यक्ष महोदय, 151 बच्चे, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, सबके सब क्वालिफाइड, आप उनको नॉन फाउंड सुटेबल कर देते हैं। मंत्री जी बैठे, उनका विभाग है, मेल सब कपाते हैं सीबीएसई पे, कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छा कर दिया, हक तो देते, खत्म करेंगे रिजर्वेशन। लिख लो, आपकी साजिश है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो रिजर्वेशन दिया है उसको खत्म करने की यह साजिश रची जा रही है। उस 613 में से 151 बच्चे सेलेक्ट हुए, एक एससी, एक डीएससी, 150 सीटें थी। शर्म आनी चाहिए। क्या हमारा हरियाणा का युवा इतना नाकामयाब हो गया? क्या इतना नालायक हो गया? जो यूनिवर्सिटी में टॉपर बच्चे हैं वो 35% मार्क्स नहीं ले सकते, फिर आप कह रहे हैं बहुत अच्छी गवर्नेंस और आपकी बहुत अच्छी एक सरकार चल रही है। क्या कारण है? हमारा युवा, बेरोजगार पढ़ा लिखा युवा डंकी रूप से दूसरे देशों में पलायन कर रहा है, और जब उनको देश में लाया जाता है हमें बहुत दुख हुआ। हमारे हरियाणा के बच्चों को हाथों में बेड़ाकर, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगाकर, जब हमारा युवा जो अपनी सारी की सारी जमीन बेचकर अपने बूढ़े मां बाप को प्रदेश में छोड़कर रोजगार के लिए गया था, और जब उनके हाथों में हथकड़ियां लगाई गई और उनको लेकर आया गया, हमें बहुत दुख हुआ। क्या कारण है? ऐसा हरियाणा में माहौल नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा युवा हरियाणा में नौकरी नहीं दे रहे आप उसको, बेरोजगारी बढ़ रही है, वैकेंसीज खाली पड़ी है, नौकरी देंगे तो कच्ची देंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे, एचकेआरएम के तहत देने का काम करेंगे। क्या युवा को पूरी तनख्वाह मजदूरी लेने का भी हक नहीं है? क्या कारण है? आप इवेंट मैनेजमेंट पे तो, प्रचार पर तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, क्या कारण है? युवाओं को तनख्वाह नहीं आप दे रहे हैं, धक्के खा रहे हैं लोग, हमारे युवा बुरी तरह से। और हमारा दलित समाज इस समय अपने आप को बहुत ज्यादा प्रताड़ित महसूस करता है। क्या आप एनसीआरबी के आंकड़े उठाएंगे? शेड्यूल कास्टों पर बढ़ता हुआ अपराध, महिलाओं पर बढ़ता हुआ अपराध,
एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हमें इस पर चिंता भी जो है अच्छे से करनी चाहिए। और आज सरकारी स्कूल क्यों बंद किए जा रहे हैं? सरकारी कॉलेजों की सीटें खाली क्यों हैं? इसलिए बंद किए जा रहे हैं, उसमें गरीबों के, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। राइट टू एजुकेशन एक्ट अगर कोई लेकर आया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आई, और शिक्षा का बट्टा बिठाने का अगर किसी ने काम किया, इसी सरकार ने यहां पर करने का काम किया है। मैं कहना चाहूंगी, चाहे डाइट बंद कर दी, बाइट्स बंद कर दी, आरोही स्कूल बंद कर दिए, कॉलेजों की बिल्डिंग्स की बुरी हालत है, स्कूलों की बिल्डिंग की बुरी हालत है। माननीय गवर्नर महोदय हमारे एक स्कूल में विजिट करने के लिए गए, इतनी बदबू आ रही थी, फोटो छपी इतनी बड़ी बड़ी, मुंह पे रुमाल रखकर गए, उनको बदबू आ रही थी। गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ना, इसीलिए आप उस पे जो है ध्यान देने का नाम जो है उसमें काम नहीं करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कही गई। मेरा तो कहना इसलिए है, कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लेकर आई है क्योंकि जनता का विश्वास पूरी तरह से यहां से उठता जा रहा है। हमारा किसान, अन्नदाता के बहुत लोगों ने कहा 3 काले कृषि कानून है, दुनिया बदल जाएगी, कानून नहीं हटेंगे, वो कानून भी खत्म हुए। फिर भी आज हमारा अन्नदाता जो है एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है, खाद और यूरिया के लिए थानों में जा रहा है। क्या जय जवान जय किसान जय संविधान का नारा देते हैं, जवानों की भी धज्जियां उड़ रही हैं, अग्निवीर, किसान की धज्जियां उड़ रही हैं। फंदे पर लटक गए हमारे झज्जर का एक किसान, क्योंकि उसके खेत में पानी भर गया और पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई, आज भी मुआवजा नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, हम लोग वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट में आज लगता है जो गद्दियों पर बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, वो अहंकार में पूरी तरह से जो है डूब चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं, हालत इतनी बद से बदतर हो गई है, हमारे डॉक्टर्स अपने आप को हॉस्पिटल में असुरक्षित महसूस करते हैं। वो चाहते हैं कि डॉक्टर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको पूरी तरह से लागू किया जाए। मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, ट्रेड प्रोफेसर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, डायरेक्टर्स नहीं है, उसमें बुरी हालत हो गई है। आयुष्मान में जो है घोटाले घपले हो रहे हैं, मरे हुए मरीजों के नाम पर बिल पास यहां पर हो रहे हैं। फिर क्या बात करते हैं कि बहुत अच्छा हमारा एक प्रदेश है। मैं तो कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, गुरु तेग बहादुर जी को लेकर सभी ने उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, गुरु तेग बहादुर जी की या गुरु ग्रंथ साहिब की एक भी वाणी पर अगर हम अमल कर लेंगे ना, उसी दिन हमारा प्रदेश जो है वेलफेयर स्टेट बन जाएगा। यहां पर खड़े होकर मखौल उड़ाने का काम करते हैं, मुझे बड़ी हैरानी होती है। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। जिस प्रकार से यहां पर खड़े होकर वो सबका मखौल उड़ाने का काम करते हैं, अच्छा होता वो ये खड़े होकर कहें, जो बच्चे असुरक्षित स्कूलों में बैठे हैं सुरक्षा मैं दूंगा, बेरोजगार युवाओं को रोजगार मैं दूंगा, बहन बेटियों को इज्जत की सुरक्षा करना मेरा काम है, मैं सुरक्षित वातावरण दूंगा। जींद की प्रोफेसर बार बार गुहार लगा रही हैं, यौन शोषण हो रहा है, कोई उनकी सुनवाई करने का काम नहीं। और यहां पर 10 बार हम बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, अश्योरेंस कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लेना, अगर जो अश्योरेंस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो मंत्री देते हैं, गारंटी के साथ कह सकती हूं, हमारा अनुभव है, कोई भी अश्योरेंस अगर पूरा हो, आते हैं मखौल करके यहां से। ये मखौल उड़ाने की जगह नहीं है। बहुत गंभीर हरियाणा विधानसभा का हमारा जो है ये यहां पर सदन है। मैं केवल 1 ही मिनट में अपनी वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, आज जो अविश्वास लेकर आए हैं, क्योंकि यहां पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हुआ है, आने वाला समय मैं उम्मीद करती हूं सभी को अपने अधिकार मिलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज हमारे प्रदेश के जो हक है, चाहे वो राजधानी की बात है, चाहे एसवाईएल की बात है, चाहे हमारे विधानसभा के भवन बनाए जाने की बात है, हम तो सब में सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को हमारा साथ ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने हकों की लड़ाई ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां पर जो है अच्छे ढंग से लागू करने का काम करते हैं। एक केवल वाणी के साथ, ये सरकार अपने राजधर्म का पालन करे, क्योंकि असुरक्षा की भावना यहां पर आ गई है। यहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये सरकार जो है अपने राजधर्म का पालन करते हुए एक सुरक्षित हरियाणा का प्रदेश लोगों को देने का काम करे, जिसमें युवा, महिलाएं, गरीब, दलित, व्यापारी, कर्मचारी सभी लोग अपने जो है इसको सुरक्षित महसूस करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से यहां पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करती हूं, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से
जन भावनाओं के अनुरूप बनी हुई सरकार नहीं है, केवल इलेक्शन कमीशन की मदद से बनी हुई ये सरकार है। और उम्मीद करूंगी आने वाले समय में हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। जिस प्रकार से उन्होंने एक दो केसेस में अभी ये कहा कि एक गलत एफआईआर ईडी सीबीआई का उपयोग किया जा रहा है, मैं यही उम्मीद करूंगी न्याय की जीत होगी, अन्याय की हार होगी। और इसी प्रकार के ये जो सरकार है ये पूरी तरह से आने वाले समय में पता चल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। माननीय सदस्यगण, सदन का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाता है। जी मंत्री जी। सर, मैं इसलिए बात करना चाह रहा था, काफी नेताओं ने अपने विचार रखे, उसमें खेत कल्याण की बात आई थी, किसान की, कोई दुगनी आमदन की बात आई, बीच में खाद की बात आई और सब्सिडी की बात आई। उसमें दूसरी पार्टियों का लंबे समय तक राज रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने एक कहना शुरू कर दिया भाई किसान की आमदन दुगुनी नहीं हुई। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता था, 2014 में बीजेपी की सरकार आई, उससे पहले किसान की आमदन कितनी थी? वही तो दुगनी करनी थी, लेकिन कोई नहीं बता पा रहा भी थी कितनी। क्यों नहीं बता पा रहा? क्योंकि किसान जो फसल बेचता था मंडी में, उसका पैसा उसके खाते में आता ही नहीं था, तो आमदन कहां से होती? और जब वो किसान पैसे मांगता था आड़ती से, वो कहता भाई सीजन के बाद साफ करूंगा। उसने कहा मैंने तेल की जरूरत है, उनको पर्ची ले ले, खाद की जरूरत है, पर्ची ले ले, कपड़े की जरूरत है, पर्ची ले ले। पर्ची ली, बईमा लिख लिया, उसी दिन से ब्याज शुरू हो गया। और जब वो हिसाब करे 2 महीने के बाद, उनका 50,000 तेरी तरफ लिखट गए। अब तो आमदन कहां थी? आमदन तो शुरू भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई, जब उसके खाते में पैसे आए, 48 घंटे में आए। और मेरी फसल 5 लाख की है, 5 ही लाख आ गए, आमदन हो गई। मैंने कोऑपरेटिव बैंक में गया, वहां मेरे को खाद था बिना ब्याज का, वो पैसे वहां दे दिए, उल्टे फिर मिल गए मेरे को, वो मेरे पैसे काम आए, वो थी आमदन। तो कांग्रेस पार्टी के काल के अंदर कोई पैसा किसान के खाते में नहीं आया, इसलिए आप लोग बीच में ना बोले। गीता बुक्कल जी कितना अच्छा बोलती है, सबने बड़े ध्यान से सुना है, सब ध्यान से सुने। स्पीकर सर, उनका भी सुनो, कोई बात नहीं, फिर इधर का नंबर आएगा। अब ये कहते हैं स्पीकर सर यूरिया डीएपी खाद नहीं मिलता। मैं एक बात कहता हूं सर, ये खाद खेत के लिए है, ब्लैक के लिए नहीं है। कितनी सब्सिडी मिलती है खाद पे? यूरिया पे बहुत सब्सिडी मिलती है, डीएपी में बहुत ही है। हमने अपने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था, इसको मेरी फसल मेरा ब्यौरे पे जोड़ दो, खेत के साथ जोड़ दो। और साथियों, स्पीकर सर मैं कहना चाहूंगा, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई एक डिस्ट्रिक्ट का ट्रायल कर लो। हमने पंचकुला में पहले ट्रायल किया, 300 आदमी खाद लेने आए, लाइन लंबी लगी। हमने कहा भी खेत के साथ जोड़ो, 70 आदमियों के पास खेत था, 230 खाली चले गए। वो लाइन में जो लगते थे लोग ब्लैक के लिए लगते थे, अब खेत के लिए है, जिसके पास खेत है उसी का खाद है। अब इस थ्योरी पे पूरे हरियाणा में हमने मेरी फसल मेरी ब्यौरे पे जोड़ दिया। और मैं 2 महीने हुए अभी गेहूं बोए को, जिसके अंदर 12% यूरिया बचा, 8% डीएपी बचा और सरकार की सब्सिडी बची। तो इतना बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाजरे पे 575 रुपये सब्सिडी दी, जो बिका उसके एमएसपी पे कहते हैं भी एमएसपी मिला नहीं, और जिसका 2200 भी कम मिला उसको भी सब्सिडी दी। अब कहते हैं वोट चोरी होगी। मैं पूछता हूं, राजीव गांधी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, उनकी एक बात याद आती है, उसने कहा मैं 100 रुपये बेचता हूं गांव में, लेकिन 15 पहुंचते हैं, 85 रुपये भ्रष्टाचार की बेट चढ़ जाते हैं। ये किसने कहा? पूछो साहब इनसे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब भ्रष्टाचार की वजह से वोट छिटक गया।
अब मैं यही बात कहना चाहता था आपसे। बाकी भी उतनी बात हमारे विधायक जी, मंत्री जी, बेबी जी ने बहुत अच्छा बोला, इसलिए मैंने आपका 2-4 मिनट का टाइम लिया। धन्यवाद, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री महिपाल डांडा। नहीं, ज्यादा लंबा नहीं बोलना, मैंने क्या बोला। माननीय स्पीकर महोदय, जनता पार्टी के सम्मानित मुख्यमंत्री, दूरदर्शी मुख्यमंत्री, एक विजनरी मुख्यमंत्री, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस जो लेके आई है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूं। सर, यहां से 3-4 सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी। मैं अपनी बात कहूं तो कृपया मुझे भी कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं बोला नहीं। कोई बात अगर किसी ने गलत बोला तो मैंने थोड़ा सा ठीक से कहा। ऐसे सुनते रहेंगे सर, मुझे समझ नहीं आती कि किस मुंह से कांग्रेस बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। 1952 में माउंट बेटन को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का काम कर दिया, चुनाव हरा दिया, बाहर गया। पत्र लिखते हैं महात्मा का, उनको माउंट बेटन जी को, जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बेइज्जती करके पार्टी से बाहर निकालते हैं। और उनको, सुनिए आप मेरी बात, आप चुप कर रही है, आप लोग झूठ बोल। स्पीकर सर, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। बुक्कल आधे घंटे लगातार झूठ बोलती रही बड़ी बड़ी आवाज में। कोई कुछ बोला, उसका जवाब दे रहे, आराम से सुन ले, बीच में ना बोले, कृपया बीच में कोई ना बोले। गीता बुक्कल जी, गीता जी, गीता बुक्कल जी जो अविश्वास प्रस्ताव पे बोले, इनका क्या अवस्था है? ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, जो नहीं था उसका बात करते हैं, तो अपने परफॉर्मेंस की बात अविश्वास प्रस्ताव जब तक वो रहे कुछ किया है, तब तक कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब का अपमान किया। अध्यक्ष महोदय, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बने। अध्यक्ष महोदय, पहली बार इस देश में सरकार बने के लिए 2 दिन के लिए हाउस इसी बात पे चलाओ, किसका पत्र किसने क्या लिखा, इनको कहने दो, जवाब फिर हम दे देंगे। कोई खड़ा हो, कुछ बात कहता है। सर, मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ जी। माननीय जी, मेरी बारी आई, मैं तब बोल रहा हूँ। सर, मैं निवेदन कर रहा हूँ। सर, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। जब तक बाबा साहब रहे, पार्टी ने उनकी दुर्गति करके रखी, और जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी, उस वक्त सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सबसे पहले अगर किसी का सम्मान किया, ख्याल किया, तो मेरे बाबा साहब। आप कह रहे हो कि बाबा साहब के बारे में नाम ले लेके बार बार बुलाने का प्रयास कर रहे हो। अब वो आपके बहकाई में आने वाले लोग नहीं है, इस बात का ध्यान रखे रहो। और कुछ नहीं किया, कुछ भी किया, एक काम की बात बोल रहा हूं सर। और हमारी सरकार सरदार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तब बनी, तब बाबा साहब के नाम का लुटियन जोन में, जहां राष्ट्रपति भवन है, जहां प्रधानमंत्री भवन है, जहां सभी सांसद नेता रहते हैं, उनके बीच में बाबा साहब का भव्य म्यूजियम बना के सारे देश और जनता के लिए खोला के जाओ और सीखो बाबा साहब के नीतियां, शिक्षाएं क्या थी। आप जाके आइए, देखिए ना। आप लोगों ने किया कुछ नहीं, और खड़े होकर बाबा साहब के नाम पर बिना वजह की वाहवाही लूटने का प्रयास मत करिए। हमें कहते हैं अहंकारी, अहंकारी हम नहीं, अहंकारी आपके नेता हैं। और वो नेता जिनका नाम लेकर अभी ये संवैधानिक संस्थाओं को धमका रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, हमारी सरकार आने दो, तब हम बताएंगे ये चुनाव आयोग क्या है। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 50 साल तक भूल जाना। हम निवेदन, अगर आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो तो आपको महसूस होता है फर्क।
फर्क आत्मविश्वास का, आपकी जीत और ग्लोरी का। ग्लो से ग्लोरी तक की इस यात्रा के लिए पतंजलि लाया है फेस वॉश की रेंज, जिसमें है हनी, नीम, आमंड, केसर, तुलसी, चंदन, एलोवेरा आदि के गुण। पतंजलि फेस वॉश बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाहर मीडिया बैठी होती है, उसमें उस ऑडियंस की कॉपी लेके आता है और ऐसे फाड़ के फेंक के कहता है मैं नहीं मानता इसको। इस देश के कानून संविधान को पाड़ने वाला आदमी आज संविधान की कॉपी जेब में रखकर हमें संविधान ना बताए, हमें संविधान ना सिखाए कि क्या संविधान और कैसे चलते हैं। आप बात करते हैं कि हम लोगों ने इस तरह से काम कर दिया। सर मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मेरा निवेदन ये कि हमें कहा गया कि आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया, अभी कहा शिक्षा का भट्ठा बैठ गया। मैं सुनकर बड़ा आश्चर्य था, मैं चुप बैठा था। सर मैं पूछना चाहता हूं, शिक्षा मंत्री रही है सम्मानित मेरी सदस्य, वो बताएं कि सरकारी स्कूल का 10वीं का रिजल्ट क्या छोड़ के गए थे। और नहीं पता तो मैं बताता हूं, 31% छोड़ के गए थे और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट 54% था सर 10वीं का। हम जब आए हमने मेहनत की, हमने व्यवस्था परिवर्तन किया, नतीजा यह निकला 31 से 54 पे गए, 54 से 95% आज हमारा रिजल्ट है। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी उपलब्धि है। आप बात क्या कर रहे हो? अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और सर बाबा साहब का नाम ले रहे थे, बाबा साहब का स्टैच्यू सभा में भाजपा की सरकार ने आने के बाद लगाया। वोट लेना। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, खिलाड़ियों की बात इधर भी करते थे उधर भी करते थे, क्या स्कूली खिलाड़ी वो आगे बढ़े बच्चे हमारे, उनकी डाइट का कभी ध्यान दिया? कभी विचार भी आया? हमारा विचार आया, हमने तय किया कि हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की दूरदृष्टि नीति का नतीजा है सर कि जो प्रदेश स्तरीय खिलाड़ी है उनको 200 रुपया और जो नेशनल खेल के आया है देना डाइट, ये हमारी सरकार ने तय किया सर। ये हमारी सरकार की आप अचीवमेंट की बात करें, इतनी है कि मैं बोलता जाऊंगा तो आप थक जाएंगे। आप कितने मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल वो छोड़ के गए थे, कितने बनाए आपने 10 साल में? आपने बनाए 22 और हमने उसमें प्रगति करके हमने उसको 218 तक लेकर गए। ये हमारी उपलब्धि है। आपने कितने कॉलेज बनाए थे, कितनी महिलाओं की आप चिंता कर रहे हो यहाँ पर? हमने अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा की चिंता थी, हमने तय किया कि हमारी बेटियां दूर तक ना जाए, इसलिए 20 किलोमीटर के बीच में एक हम कॉलेज बनाएंगे। हमारे सम्मानित और दूरदृष्टि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का विजन और उसका नतीजा ये कि आज हरियाणा प्रदेश के शिक्षा का ग्राफ भी बढ़ रहा है और एजुकेशन में जो आमूल परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी स्टेट में नहीं हुए, हरियाणा में हुए हैं और हरियाणा उसमें नंबर 1 है। मुझे नंबर 1 से बात याद आई सर, मैं चुनाव लड़ा 2014 में। 2014 में जब चुनाव लड़े तो सर हम जिन विधानसभा से चुनाव लड़े, आप भी जिस विधानसभा से चुनाव लड़े, तो उससे पहले एडवर्टाइजमेंट आता था। उस एडवर्टाइजमेंट में हरियाणा नंबर 1 1, हरियाणा नंबर 1 2, हरियाणा नंबर 1 10। और सर मैं जिस विधानसभा रहा हूं, एक पोल कांग्रेस ने लगाया, एक पोल, एक कॉलोनी पास मर रहे थे 3-3 फीट कीचड़ में, मुंह पर नाक पर रुमाल रखकर अगले घर में घुसते थे, खाना नहीं खा सकते थे। ये हरियाणा नंबर 1 था और आज 19 सड़कों पर 100 की स्पीड पे गाड़ी दौड़ती है। ये हमारी अचीवमेंट है। आप बात कर रहे हैं कि भाई क्या अचीवमेंट है? अचीवमेंट की बात सर मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, क्या हमारी किस चीज पे वो तो भाभी रहेगा, आपका अधिकार है, वो तो आप मुझे बात कहूँ आपका आप कह ही सकते हो। सर मैं एक निवेदन करूंगा, एजुकेशन में तो कभी इन लोगों ने विचार भी नहीं आया, इनका विचार भी नहीं आया और हम उस पर काम करके गए। हमारे विजनरी मुख्यमंत्री
एक्स मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं नाम कोट करके बोलता हूं और बड़े फक्र से अपने मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी मैं कहता हूं कि इसी दूरदृष्टि सोच का नतीजा है कि हमने सुपर 100 चालू किया। कभी आपके दिमाग में आया? बोलते हैं कि भी शिक्षा में क्या हुआ है, आपने तो कल्पना भी नहीं की, हम उस कल्पना के भी पार चले गए। सुपर 100 सर, और सुपर 100 में हमारे बच्चों ने क्या कमाल किया पता है सर? आप जितनी भी संस्थाएं हैं दूसरी, उन्होंने भी इतनी अचीवमेंट नहीं ली होंगी जितनी हमारी उन गरीब बच्चों ने ली है, जो बात कह रहे थे अभी कि गरीब बच्चे हैं इसलिए स्कूल बंद हो गए। अरे गरीब बच्चे पढ़ते, उन गरीब धमाल मचा रखी है सुपर 100 में सर, जेई में, एनईटी में, आईआईटी में। सर जो बच्चा इनके राज्य में आई में एडमिशन लेने की सोच नहीं सकता था, आज वही बच्चा आईआईटी में जाके सर धमाल मचाता है। हमारी फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की काजल, उसने सर आईआईटी टॉप किया, बॉम्बे गई, ले रही है सर। इतना ही नहीं है, 100 में से 72 बच्चे सर वो उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बच्चे आगे बढ़े, वो पढ़े, उसके लिए हमने कार्यक्रम चलाया, बुनियाद कार्यक्रम। कभी कल्पना भी की थी कि इस तरीके से भी कभी बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ाया जा सकता है? सर हमने उन बुनियाद कार्यक्रम के जरिए उन बच्चों को कहा कि आप अपनी तैयारी करिए भैया 8वीं से ही। जो अमीर बाप का बच्चा है तो कहीं भी पढ़ लेगा, वो कहीं भी, मगर हमारा गरीब का बच्चा कहां जाएगा? और गरीब के बच्चे की व्यवस्था अगर किसी ने की तो आदरणीय नायब सैनी जी ने की है। आदरणीय मनोहर लाल जी की सोच थी और आदरणीय नायब सैनी जी ने उस पर मोहर लगाकर उस पर छूट देकर कहा कि आज भी 8000 बच्चे सर सरकार उनको पढ़ा रही है। आज उसके 51 सेंटर हमने पहले खोले थे, अब उसको बढ़ा के 103 किए और 103 करके 8000 बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं। उनकी कोई फीस नहीं, उनको कोई खर्च नहीं, और वो बच्चे पढ़ते हैं और पढ़कर जब आगे बढ़ रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको नजर नहीं आ रहा है कि हरियाणा कितना बदल रहा है। इस बदलते हुए हरियाणा के स्वरूप का नतीजा है सर कि हम तीसरी बार सत्ता में हैं और अगली 5 बार की गारंटी भी इस प्रदेश की जनता हमें देने वाली है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने जो भी संकल्प लिए, ये झूठ बोलकर वायदे करते थे हम ये करेंगे, धक्का नहीं तोड़ते थे, और फिर बोलते हैं, हमें बोलते हैं वो चलने जिसमें 1000 छेद वो हमें बताते हैं कि साहब वोट चोरी हो गया। मैं बिहार में था सर, और बिहार के अंदर उसमें था, और तारापुर विधानसभा में सर एक मिनट, कोई बात नहीं सर, कोई बात सर, मैं निवेदन विधानसभा में मैं भाषण देने लगा तो सम्राट चौधरी जी हमारे साथ थे, डिप्टी सीएम, शायद आपका बच्चों के सम्मान है सर, आपके साथ मुलाकात भी हो और पूछना। वहां पे एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर हम मजा चखाएंगे। मैंने कहा किसको मजा चखाओगे? कि जो हमें गाली देता है। मैंने कहा तेरे को किसने गाली दे दी यार? राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने। मैंने कहा उसने क्या गाली दी? वो कहता है वोट चोर, गद्दी छोड़। अरे वोट मैंने दी, मोदी जी को शान से गद्दी पे ढोल बजा के मैंने बिठाया, वो उनको गाली नहीं दे रहा, हमें गाली दे रहा है। मजा चखाएंगे और ऐसा चखाया दाही का आंकड़ा भी कांग्रेस का नहीं आया। ये वोट चोरी, अरे वोट चोरी की बात कर रहे हो? मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं, उसी बिहार में 65 लाख वोट कटा है, 65 लाख, और 2.5 से 3 लाख की एक विधानसभा होती है, 22 से 25 विधानसभाएं बनती है। एक भी व्यक्ति ना चुनाव आयोग में जाता है, ना किसी अदालत का सहारा लेता है, क्योंकि उसको पता है कि गलत बना हुआ है। मेरे यहाँ पर एक विधायक बैठे हुए हैं आदरणीय प्रमोद मिश्र जी, मैं प्रमोद मिश्र जी से भी कहूंगा कि जब वो बोले तो दिखाए उनको आंकड़ा कि क्या किस तरह से ये वोट चोरी की बात करते हैं। सर कहीं पे नाम नहीं है, पता नहीं है, एक ही जगह की इतनी वोट। सर आप बोल लिए, अब आप बोल लिए
आपके दूसरे साथियों में वो बोल लेंगे सर। नहीं कोई इसमें कोई नहीं निवेदन सर, अभी यहाँ पे कहा गया आप लोग बोल रहे हैं किसान, आप लोग आधा घंटा बोल रहे हैं सर। नहीं ऐसे नहीं सर ये कहा गया बोलने कि किसान, कि सर ये किसान, हाँ बताएंगे, अभी बताऊंगा ना, अब बैठोगे तो बताऊंगा, बैठो बताएंगे। क्या बोलना क्या नहीं बोलना है विश्वास पे मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करोगे, मैं तय करूंगा मुझे क्या बोलना है। आप तय नहीं कर सकते मेरा बोलना, मैं तय करूंगा मुझे बोलना है। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय स्पीकर साहब ये कहते हैं कि भी किसान ने के लिए क्या किया। मैं निवेदन कर रहा हूं सर, और चैलेंज देके कर रहा हूं, और मेरा चैलेंज ये है कि एक भी कांग्रेस का नेता बताए कि इतने साल तक केंद्र में सरकार रही, स्टेट में सरकार रही, हिंदुस्तान के हर किसान को लाभ देने वाली एक योजना का नाम बता दें। और मैं बताता हूं, मेरी पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अरे इनके राज में तो किसान नेशनल बैंक की चौखट पर भी नहीं चढ़ सकता था, उसका नेशनल बैंक में खाता भी नहीं खुल सकता था। पहली बार नेशनल बैंक में खाता खोलने की इजाजत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिली, और हमने कहा बैठो सर, इस तरह से काम था कि 500 गज की फैक्ट्री में 500 गज की फैक्ट्री वाला आदमी 500 गज की फैक्ट्री वाला आदमी, बैठो भाई बैठो, बैठो भाई, बैठो सर, 500 गज की फैक्ट्री वाला, बैठो अशोक अरोड़ा जी, बैठो सारण स्पीकर सर, अरे 500 गज की फैक्ट्री वाला, बैठो सुन लो, तो पड़ेगी। अब इसमें इतनी चीजें लिखी हुई हैं, आप भी पूरी तैयारी करके आए हो, ये अपने बचाव में तैयारी करके आए हुए हैं, तो सुनो एक दूसरे की, नहीं बीच में मत करो। देखो जो बातें लिखी हुई हैं, देखो मेरी बात सुनो, मैं न्यूट्रल चेयर के ऊपर बैठा हूं, जो बातें लिखी हुई है उसमें जब एक आम नागरिक पढ़ता है, हिल जाता है, तो उनको अपना बचाव करना है। आप जो लिख के लाए हो आपने उसको प्रूव करना है, पर एक दूसरे की सुन लो। काले जी आपका नंबर आएगा जब बोलना, बैठो कोई बात नहीं, तो मेरे को सब जी उठा सा बचाव में कोई बात नहीं यार, बता भाई जी आप अपना जारी समय ज्यादा नहीं है, ये बताया समय भी सीमित है। सब लोग आधा घंटा बोल रहे अगर हैं, किसी ने चाय या कोई हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट लेना है तो उसमें है अपने कम्युनिटी जो ये अपना ये होता है सर मैं कमेटी रूम में। सब लोग आधा घंटा बोले, मैं तो 16 जी माननीय स्पीकर रामचरण जी बैठो प्लीज। मैं एक भी बात गलत बोलियो तो फ्लोर हाउस बोल रहा हूँ, मुझे पकड़ लेना। कोई नहीं, आप अपनी बात रखें, आप और अभी भी जो बोल रहा हूँ तथ्य पे बोल रहा हूँ सर। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा विषय होता है जिसमें बड़ा विस्तार से चर्चा होती है, कोई ऐसा हो नहीं, पर ये कि अनपार्लियामेंट्री कोई ना बोले, अनपार्लियामेंट्री ना बोले। स्पीकर सर, कैसा जमाना था कि किसान के नाम की संसद में भी और विधानसभा में भी चर्चा खूब होती थी, मगर करता कोई कुछ नहीं था। सर आप कमाल की बात तो ये है कि 500 गज की फैक्ट्री वाले को लोन भी मिलता था, लिमिट भी होती थी, मगर मेरा किसान के 100 एकड़ का है, 1 एकड़ का है, वो नेशनल बैंक में भी नहीं जा सकता था। तब अटल जी ने एक योजना बनाई हिंदुस्तान के हर किसान के लिए सर, और एक किसान क्रेडिट कार्ड बना के दिया, और उस समय कहा कि 40,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की किसान की लिमिट बनाते हैं, बताओ बनी कि नहीं बनी। और आपके किसी एक नेता ने 55-60 साल में अगर एक भी ऐसी योजना किसान के लिए निकाली हो, बताएं, मैं उसके लिए सुनने के लिए तैयार हूं। चैलेंज देकर कहता हूं, एक भी योजना नहीं बनी है सर। निवेदन कर रहा हूं माननीय स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, ये बौखलाए हुए लोग सारे, इनके नेता दिल्ली में भी बौखला कर बैठे और यहां भी बौखलों को साफ नजर आ रही है। और मैं निवेदन कर रहा हूं सर,
कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार जिस दूरदृष्टि सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हर वर्ग का हित कर रही है, हर वर्ग के लिए अच्छी योजना बना के लागू कर रही है। सही बात तो यह है कि उन पे गले नहीं उतर रही है, गले नहीं, उल्ट बोलना, उसके उलट बात बताना, लोगों में गलत मैसेज छोड़ना, इस तरह के काम करने से क्या सोचते हैं कि ये कभी इधर से उधर हो सकते हैं? स्पीकर साहब, जो कोई करता है, वो एक कहावत है ना कि जब परफॉर्मेंस बोलती है तो दुनिया सुनती है। हमारी परफॉर्मेंस बोले